नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकिरण क्षेत्र। आज के सियासी घटनाक्रम में बात करेंगे चिराग पासवान से। आखिरकार चिराग मान ही गए, मना लिया बीजेपी ने, 4 सीटों पर रजामंदी हो गई। अब चिराग पासवान बिहार के अंदर 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 16 सीटें जो है जेडीयू के पास गई। अब चाचा भतीजे एक साथ और पशुपति पारस भी साथ में है। तो आखिरकार आरजेडी फायदा नहीं उठा पाई। यह है आज का लेटेस्ट। और बाकी हमने कल आपसे बातचीत की थी और आज सुबह नई हरियाणा सरकार, ये नायब सिंह सैनी की सरकार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया, फ्लोर टेस्ट में पास हो गई। ये सब कुछ रहा, लेकिन इन सबके बीच जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो गरमाया हुआ है मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस ने भी अपनी गारंटी दी है, 5 गारंटी लेकर आ गई है कांग्रेस अपनी। और यदि 5 गारंटी में सबसे पहले बात करें महिलाओं की गारंटी, नारी न्याय गारंटी। अब ये नारी जो न्याय गारंटी है ये महिलाएं कैसे लेंगी? इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर हम आधी हिस्सेदारी दे रहे हैं। यदि हमारी सरकार बनती है हम महिलाओं को 50% उसमें दे देंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। इसके बाद जो नारी न्याय गारंटी है उसके अंदर महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, ये इसकी हिस्से हैं। शक्ति का सम्मान, और उसके बाद अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये है। तो ये गारंटी निकल कर आई हैं। और इसके बीच में राहुल गांधी ने मोदी की गारंटी के अगेंस्ट अपनी गारंटी दी। और गारंटी के अंदर जो सबसे बड़ी बात आई है निकलकर, देखिए गारंटी के ऊपर गारंटी का खेल चला रहे हैं, लेकिन जिन्होंने यथार्थ में करके प्रूव करके दिया है उसकी वो क्या गारंटी करेंगे जो ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सत्ता के गलियारों में चिंता बराबर और विपक्ष को करनी पड़ रही है। जो पहले नहीं करते थे अब वो यथार्थ में देख रहे हैं, तो उनका अब ये चारा चलेगा नहीं कि बगैर महिलाओं के आप देश चला नहीं पाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक नहीं पाएंगे। ये कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहा है कि महिलाओं को लोग लुभावन आप दे रहे हैं गारंटियां, और किस प्रकार दे रहे हैं और इतने सालों से पैसे आप पीछे क्यों रह गए जब तक आपकी सरकार थी। ये गारंटियां आप पहले दिए होते तो आपको ये गारंटी आज ना देनी पड़ती। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि हम तो 1926 से देते आ रहे हैं गारंटी, हमारा तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है गारंटी देने में। बीजेपी का भाई 10 साल से ट्रैक रिकॉर्ड अगर इतना ही अच्छा होता तो ट्रैक में कोई दूसरा नहीं आता। उनकी गाड़ी कहीं फिसली होगी तभी ट्रैक पे कुछ दूसरा आया है। चलिए, तो वैसे लगता है कि पॉलिटिकली देखा जाए तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का, या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश है कि नहीं हम भी दे रहे हैं? जैसे होता है ना सब्जी मंडी में, जैसे बाजार में जाते हैं कि भाई इस दुकान पे ये मिल रहा था, यहाँ पे हमारे पास भी है, देख लो भाई। अब कस्टमर सोचता है किसका सही है। जो पहले से दे रहा है अगर उसमें कुछ कमी आपको नजर आ रही है तो हो सकता है आप देख लें, लेकिन जिसके वादे दिख रहे हैं, जो करके दिखा रहा है आपको जमीन पर, तो फिर हो सकता है कि ये एक लोक लुभावन उनको भी देना पड़ रहा है कि आप आइए हमारे पास, आपसे बेहतर है सामान। तो ये राजनीति है, सभी को करना पड़ रहा है। पर ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि केवल आप बातें करने लगे और जमीन पर धरातल पर आपका कुछ ना दिखे। तो ये उस प्रकार की चीज है कि आज ही आपने ये गारंटी करी, जहां आपकी सरकारें थी वहां पर करके दिखाया होता आपने, वहां भी आपकी थी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ या और भी आपके उधर साउथ में है, आपने वहां पर 50% दे दिए होते। वहां की जनता आपसे खुश रहती है अच्छी तरीके से कि आपने कितनी सरकार में बदल दी। तो ये आपको दिखाई देता है, आज ही ना देना पड़ता। जी, डॉक्टर अशोक गोयल, आप सुन रहे हैं मुझे? अशोक गोयल जी, अशोक गोयल जी तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है आवाज जी। अब ये जो चुनाव जो है जिस तरीके से टर्न लेता जा रहा है अशोक गोयल जी, बड़ा घूम रहा है। अब ये कांग्रेस भी अपनी गारंटी ले आई। अब गारंटी वर्सेस गारंटी, मोदी की गारंटी के ऊपर कांग्रेस की गारंटी। और राहुल गांधी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये झूठी गारंटियों का थैला लिए घूम रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी गारंटी सही है, लीगल गारंटी दे रहे हैं एमएसपी के ऊपर,
जॉब के ऊपर गारंटी, पेपर लीक गारंटी, स्टार्टअप गारंटी, इधर नारी न्याय गारंटी, और कह रहे हैं कि महालक्ष्मी गारंटी है इसके अंदर, आदि आबादी पूरा हक गारंटी, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, ये गारंटी का है। और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में यदि हम जीतकर आते हैं, केंद्र सरकार में आते ही हम सरकारी नौकरियों में 50% गारंटी महिलाओं की। और कह रहे हैं बीजेपी ने कहा है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, सर्वे कराएंगे, हम सर्वे भी नहीं करा रहे, हम आते ही जो है 50 हम आरक्षण लागू कर देंगे विदाउट सर्वे। बताओ। अजय शर्मा जी। जी अजय शर्मा जी। जी। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के बारे में सारा देश जानता है। क्या वो कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या उनकी गारंटी है। उनकी तो ये भी गारंटी नहीं है कि वो जो इस चुनाव क्षेत्र से लड़ते थे उस चुनाव क्षेत्र को छोड़ गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विश्वसनीयता ही पूरे देश में नहीं है, आम जनता जिसे नकार चुकी है, पूरी तरीके से बहुत एकदम शून्य संख्या के आसपास आते चले जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को जनता अच्छी तरह समझती है। पिछली बार वो किसी को चोर बता रहे थे, उससे पहले कुछ और बोल रहे थे, तो ये उनका स्वभाव है। वो कुछ भी कहें जनता गंभीरता से नहीं लेती। आज मोदी जी ने देश को टर्न दिया है, देश को एक नया विश्वास दिया है, और निश्चित रूप से देश में वातावरण बना है जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण का है, समाज के प्रत्येक वर्ग की मदद का है, जाति व मजहब के बिना सबकी सेवा का है, गांव, गरीब, किसान और महिला और युवा सबको सम्मान का है। देखिए युवाओं बढ़ते हुए व्यापार का, रोज और उद्योग का है। जी। अब देखिए युवाओं रोजगार का है। जी ठीक है। जब रोजगार बढ़ेगा तो खुशहाली बढ़ेगी। ठीक है। मैं चिंता हुई है देश के बारे में। ठीक है, मैं बीपी त्यागी को भी ऐड कर लेता हूं। उससे पहले एक सवाल और ले लेता हूं आपसे। ममता बनर्जी बहुत मुखर हो रही है, कह रही है कि मैं जान दे दूंगी लेकिन सीएए लागू नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तमिलनाडु और केरल भी सीएए लागू नहीं करेंगे और वेस्ट बंगाल भी उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहा है ममता बनर्जी ने, ये रमजान से पहले सीए लागू करने के पीछे क्या मंशा है, यानी रमजान और रामनवमी पर बात आ गई। अब बताइए। देखिए, ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की तानाशाह, पश्चिमी बंगाल को एक कहना चाहिए जुर्म के बिल्कुल घेरे में ले जाने वाली दीदी अगर अपने वोटर को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कहेगी तो क्या कहे। चलिए, सब जानते हैं कि बांग्लादेश से किस तरीके से मुर्शिदाबाद में, रायगंज में, रामपुर हाट में, नलाटी में, किशनगंज के आसपास जो बंगाल के एरिया पड़ते हैं उनमें किस तरीके से बांग्लादेशी आकर बस गए हैं। और वो चाहती है कि रोहिंग्या आए, उनका स्वागत करें, बांग्लादेशी आए, उनका स्वागत करें, लेकिन अगर मजहब के आधार पर सताए हुए पड़ोसी 3 देशों के लोग यहाँ, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे वो पारसी हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो हिंदू हैं, ये सब अगर आते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उन्हें अपने वोटर को खुश करना है। चलिए ठीक है। तो उन्हें कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। सरकार का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा जो लिया गया निर्णय है, प्रत्येक राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है और वो निश्चित रूप से लागू हो गया है, लागू होकर रहेगा। ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी, सीए को लेकर एक विवाद शुरू हो गया और तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल में सीए लागू नहीं होगा कह दिया, और ममता बनर्जी ने कह दिया मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। बहुत एग्रेसिव दिखाई दी आज, और बांग्ला में उन्होंने जो कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्होंने कहा कि रमजान से पहले सीए लागू करने के पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये धर्म बीच में कहां से आ गया, रमजान और रामनवमी पर बात आ गई। बताइए क्या है ये सीए को लेकर इतना विवाद। देखिए अजय जी, जो ये सीएए लाए हैं लोग जी, एक तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन से पहले करना
मेरे विचार से ठीक नहीं है। दूसरा, मैं जो माननीय स्पीकर है उससे ये जानना चाहूंगा कि आप गृह मंत्री जब ये बोलते हैं कि पीओके हमारा है जी और पीओके को अखंड भारत में हमें मिलाना है जी, तो जो पीओके में जितनी भी जनता बसती है क्या वो सब हिंदू है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, इनमें मुस्लिम नहीं है कोई? चलिए अखंड भारत कैसे बनेगा? ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूं। अशोक गोयल जी, आप सुन रहे होंगे डॉक्टर बीपी त्यागी कह रहे हैं मैं कि सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है जी। कम से कम ये तो माना कि हम पीओ के लाने के लिए, पीओ को वापस लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं। पीओके के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन पीओके वापस लाएंगे। तो निश्चित रूप से जो वहाँ की जनसंख्या है या वहाँ के लोग हैं वो भी आज पूरी तरीके से भारत में आने के इच्छुक हैं। और जब कोई नया भाग देश से जुड़ेगा उस समय जो प्रश्न पैदा होंगे उन सबका न्यायिक हल ढूंढा जाएगा। ठीक, आज भी पूरे देश भर में मुस्लिम समाज, जिसे आज हम इंडिया में अल्पसंख्यक कह रहे हैं, वो 20% है, जितना भी है, उसको सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। मोदी जी के राज में या योगी जी के राज में जितनी भी सुविधाएं सबके लिए हैं वो सब मुस्लिमों को भी बराबर मिल रही है। ठीक, देखिए सब समान के रूप से सबका विकास हो, सब लोग पढ़ें, सबकी बेटियां पढ़ें, उनको बेटियों को तलाक से मुक्ति दिलाई गई। बहुत सारी बातें हैं जो समझने की हैं और देश प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है और 2047 में विकसित भारत का, सर्वश्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य सामने है हम उसे पूरा कर रहेंगे। कुछ लोग रोड़े अटकाएं, उनके रोड़े साफ किए जाएंगे। ठीक है डॉक्टर दीपाली, जिस तरीके से अभी आपने सुना दोनों प्रबुद्ध लोग हैं, अनुभवी लोग हैं और वो कह रहे हैं कि पीओके के लेकर डॉक्टर बीपी त्यागी ने किया, सीए को लेकर भी आप सीए के वो फेवर में नहीं है। डॉक्टर बीपी त्यागी सीए के फेवर में है या नहीं? नहीं, मैं तो ये बात जानना चाहता हूँ, पहले मुझे क्लेरिफाई करें कि जो पीओके से जनता आएगी उसको ये सीएए क्या मैनेज कर पाएगा? अच्छा, जो जनता आएगी उसको मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा? नहीं, ठीक है, वो आपका सवाल है। मैं थोड़ा सा अभी उसको करेंगे अशोक गोयल से बात इस बारे में। दीपाली, जिस तरीके से सीए को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कहीं ऐसा था नहीं कि सीए के चक्कर में ये फंस गया विपक्ष और जो एंटी जो है हिंदू साबित हो रहा है और जो ये साबित करना चाह रहे थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है विपक्ष, ये उसमें कामयाबी मिल रही है बीजेपी को, एनडीए को? ये सोचिए, ध्रुवीकरण तो होता नजर आ रहा है और अगर आप इसमें जो है वो फंस भी सकते हैं, आप फंसते नजर भी आएंगे क्योंकि आपके पास वो हमेशा आपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की राजनीति करी है तो आप उनके लिए नहीं करेंगे, कोई दो शब्द नहीं बोलेंगे तो आप करेंगे क्या? एक ऐसा आपको भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो आपके पास थे हमेशा आपने राजनीति उन्हीं की करी थी। या ममता जी भी अगर नहीं बोलेंगी तो वो कैसे राजनीति करेंगी? उनकी राजनीति भी इसी पर आधारित रही है। परंतु ये देश हित में है और देश के जो लोग बाहर रह रहे हैं जिनको हक मिले, ये मैं पूर्णतः इसको सही मानती हूँ। और देश में लंबित था, आज से ये मामला नहीं था, ये हमारा 1955 के बाद से ही मामला लंबित था। जो हुआ, जो पहले भी इस पर बात हो चुकी थी, तो मैं इसे तो ठीक मानती हूँ। पर इसमें विपक्षी जो हैं उनको तो राजनीति करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो इसी की राजनीति कर भी रहे थे। मतलब ये फंस गई विपक्ष, एंटी हिंदू साबित हो रही है धीरे धीरे। मुझे ऐसा एंटी हिंदू जैसा तो नहीं साबित मुझे लग रहा है, लेकिन उनको तो साधना पड़ेगा जिनको लेकर के वो खड़े रहते हैं। ठीक है, वैसे जैसे हमारे पास में आंकड़ा है, मैं आप तीनों को बता रहा हूँ कि बांग्लादेश से जो आए हुए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी हैं उनकी जो संख्या है लगभग 30 लाख है और वेस्ट बंगाल की 4 सीटों पर उनका प्रभाव है, जैसे नादिया, उत्तर दक्षिण और 24 परगना यहाँ पर है। सीटों की अगर हम बात करें, लोकसभा सीटों की, दीपाली और डॉक्टर बीपी त्यागी, अशोक गोयल जी, 2014 में बंगाल में सिर्फ 2 सीटें थी, 2019 में 18 हो गई, 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके अंदर कांग्रेस आउट और बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई। अब ये जो चीजें बदली हैं इससे, तो इससे बीजेपी बड़ी उत्साहित है, जैसा भी संदेश खाली पे भी घेर लिया है ना, तो
इसको लेकर फर्क तो पड़ेगा वेस्ट बंगाल में। बिल्कुल, मतुआ समुदाय में भी मेरे आकलन से 4-5 सीटें को फायदा भाजपा को होने को नजर आता है, क्योंकि वो बीजेपी को फायदा होता उसमें नजर आ रहा है उस समुदाय में अगर ये शामिल होते हैं। और जो संदेश खाली में आप या कहीं भी अगर आप सोचिए कि इस तरीके के मुद्दे जो राष्ट्रहित और नारी की प्रतिष्ठा के खिलाफ चलते हैं, उसमें किसी भी पार्टी को नुकसान स्वाभाविक होना दिखाई पड़ता है कि वो फेल होती दिखाई पड़ती है। नहीं, जैसे बात होती है पूर्वोत्तर को नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, पूर्वोत्तर वाले कह रहे हैं, डॉक्टर बीपी त्यागी से पूर्वोत्तर वाले कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के जो मूल लोग हैं वो सजातीय हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेश से आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, इनके बीच में संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर या दूसरी चीजों को लेकर एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा और इनके बीच में विवाद पैदा होंगे जिसको लॉ एंड ऑर्डर लेवल पर संभालना मुश्किल होगा। ये सब काल्पनिक प्रश्न है जी। ये जो प्रश्न है काल्पनिक प्रश्न है। बौद्ध भी वहां से आ रहे हैं जिस धर्म को वो लोग पूर्वोत्तर वाले मानते हैं जी। हर तरीके से कानून व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हिसाब से, सरकार जो भी रहेगी, जब भी जो भी होगी वो देखेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अत्याचार में पिस रहे हैं 2014 से पहले तो आ चुके हैं, अभी तक उनको अपनी नागरिकता का अधिकार ना मिलने से देश में उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आजादी मिली है। ऐसे लोगों को सम्मान दिया जाना हमारी प्राथमिकता है। हमने इसको 2019 में अपने मैनिफेस्टो में लिया था। हमने अपने मैनिफेस्टो का जो वादा है वो पूरा किया है। देश की जनता के हर व्यक्ति का हित भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी की, उसको चिंता है। नहीं, एक सवाल है इसके अंदर कि आपने 2014 की ही डेडलाइन तय क्यों की? 2014 से पहले जो लोग आए हैं, ये बात पहले आई होगी 2014 में जब ये कानून बना होगा। अब इसका नोटिफिकेशन हुआ है, इसके बाद जो भी संशोधन बल्कि इसमें होना है छूट वो मिली है। होगा। मैं कहना चाहती हूँ इसमें छूट मिली है कि ये पहले 11-12 साल का था, अभी शायद 7 साल का प्रावधान कर दिया गया है। अगर आप इसका लिमिट इसकी कम कर दी गई है। नहीं, पहले 11 साल का था, 6 साल का कर दिया गया है और पिछले मतलब 1 साल लगातार पहले से अब लगातार रहते आ रहे हो। अभी इसमें काफी छूट मिल गई है, तो अभी ये लिबरल कर दिया गया है। मतलब मुझे जनता का हिताय नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसे चर्चा हो रही है, हेल्दी डिस्कशन हम कर रहे हैं। जैसे चिंता है कि मेघालय और त्रिपुरा, मेघालय के जो गारो और खासी जैसे ट्राइबल मूल निवासी हैं उनको एक खतरा है, या और त्रिपुरा के जो बोरोक समुदाय हैं उनको भी एक खतरा दिखाई देता है। शायद इसी की राजनीति जो है वहां हो रही है, जिसको इन लोगों या तो भड़काया जा रहा है या उनको जो है डराया जा रहा है, एक भय पैदा किया जा रहा है कि ये लोग आएंगे तो आपको खतरा होगा, ये अधिकार ले लेंगे। जैसे कि बंगाली समुदाय के लोग जो सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं, इसको लेकर भी तो ये एक मामला जो है पॉलिटिकली बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है। जी अशोक गोयल जी। शर्मा जी, ये जो विपक्ष का जो प्रचार है, दुष्प्रचार जी, उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र इरादा है कैसे मोदी को हटाओ या मोदी जो कुछ कर रहे हैं उसकी आलोचना करो। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना था जी, वो ये कह रहे हैं करोड़ों लोग आएंगे, इन्हें हम अपने लोगों को रोजगार दे नहीं पाएंगे, इन्हें रोजगार कहाँ से देंगे। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं आते हैं तो वो ये बात नहीं बोलते। नहीं, वो दिल्ली में बसा भी लेते हैं। वो कारण ये त्रिपुरा की जैसा आप बात कह रहे हो, त्रिपुरा का आम नागरिक जी देशभक्त नागरिक है। मैं कम से कम 15 बार कोलकाता से प्लेन से त्रिपुरा गया हूँ। मैंने वहां देखा है, NS रोड पर राजा बाड़ी सब कुछ देखा है जी। त्रिपुरा में भी अगर कोई बात है तो सब जगह बेहतर परिणाम होगा, देश हित में आएगा। ठीक। डॉक्टर बीपी त्यागी, कैसे देख रहे हैं आप पूरा CAA को लेकर? थोड़ा सा आप अपनी नजर से। और देखिए, मैं जो माननीय प्रवक्ता हैं ठीक बोलो, उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा जी। एक तो पाकिस्तान से सीमा हैदर आई थी 4-5 बच्चों को लेके NCR में जी, उसके बारे में क्या किया गया अभी तक? आपको क्या पता है कि वो एजेंट है कि नहीं है? दूसरी लड़की हिंदुस्तान की गई और वो वापस पाकिस्तान रह के आ गई, उसके बारे में क्या गारंटी दी है कि वो क्या करेगी? अब ये 2 एग्जाम्पल अगर ये बता दें कुछ किया है तो तब हम इस बात को माने कि जो बाहर से आएंगे वो सज्जन ही होंगे सब। ठीक है। दीपाली दीक्षित बहुत बड़ा सवाल उठाया सीमा हैदर को लेकर,
पूरे में छाया हुआ था कि 4 बच्चों को लेकर आई थी सीमा हैदर, सब कुछ ने देखा सुना। अब बताइए क्या उसको नागरिकता देने के लिए क्या सिस्टम बनाया जाए, क्या किया जाए? उसने शादी भी कर ली, अब वो प्रेग्नेंट भी है। सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। देखिए, आपसी वैमनस्य से तो खत्म होना चाहिए। अगर वो हमारे देश या देश के लोगों से वास्ता रखती है और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती है, तो मुझे मानवता के हिसाब से इसमें नहीं लगता है कि अगर उसके सारे कागजात चेक कर लिए जाएं कि उनका बैकग्राउंड कहीं आतंकवादी संगठन से ना हो, देश हित में उसका कोई देश के अहित में कुछ लिंक ना हो, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और एक कानून हमारे पास है तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, पर उसके पहले बहुत कागजात और बारीक गहन उसका अध्ययन होना चाहिए। मैं इस पर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ कि इस पर क्या एकदम अंतिम फैसला होना चाहिए। यानी कि आप कुल मिलाकर यह कि ये जरूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित अल्पसंख्यक आ रहे हैं वह कोई किसी न किसी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए होंगे या क्रिमिनल्स माइंड के होंगे या वो यहाँ के लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं हो सकता है। मानवता का दृष्टिकोण भी हो सकता है, एक प्रेम का संबंध भी हो सकता है। पहले भाई बहन रह चुके हैं पाकिस्तान में, तो हो सकता है वैमनस्य किसी हद तक खत्म भी हो सकता हो। चलिए, मतलब स्वागत योग्य कदम है। फिलहाल चुनाव के अंदर इसका जो है कितना असर पड़ेगा दीपाली, क्या कैसे आप देखती हैं? मुझे लग रहा है जहां तक कि अभी आपने बताया मतुआ समुदाय में भाजपा को फायदा नजर आता दिख रहा है, और किसी को फायदा किसी को नुकसान हर जगह पर दिखाई देगा। वहां पर जिन्होंने, आप अभी बता रहे हैं कि ममता जी इसका बता रही हैं, तो उनको अपने जो अल्पसंख्यक की राजनीति कर रही हैं, तो उनको लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हर किसी को फायदा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, पर देश हित में कुछ को सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। तो जनता को इसका आकलन करना चाहिए कि जो बाहर खड़े थे वो क्या घर के अंदर आने के हकदार नहीं है। चलिए, ठीक है। डॉक्टर बीपी त्यागी, जिस तरीके से हमने बात शुरू की, हमने 2 मुद्दों पर बात कर रहे हैं, एक सीए को लेकर और गारंटी वर्सेस गारंटी। तो जैसे मोदी की गारंटी के सामने अब कांग्रेस की गारंटी आ गई है। अब कांग्रेस कह रही है हमारी 5 गारंटी हैं। एक तो एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी, एक स्टार्टअप गारंटी जो 5000 करोड़ की वो दे रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जॉब्स को लेकर गारंटी, 30 लाख जॉब्स वैकेंट जो पड़ी हुई है उसको लेकर भी गारंटी है उनकी। एक गारंटी और है जी शर्मा जी, एक गारंटी और है जी, कागज फाड़ने की गारंटी। चलिए, एक पेपर लीक गारंटी भी, सही कह रहे हैं, पेपर लीक गारंटी भी दे रही है कांग्रेस पार्टी, पेपर फाड़ने की। तो ये जो गारंटी वो दे रही है, और उन्होंने एक गारंटी और आज अनाउंस कर दी है, नारी न्याय गारंटी। तो ये आखिरकार ये गारंटी वर्सेस गारंटी, मतलब गारंटी के ऊपर गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या गारंटियों पर चुनाव लड़ा जाएगा? और चुनाव के अंदर पहली बार गारंटी शब्द आया है। अभी तक हमने चीजों पर गारंटी सुनी थी, प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी वारंटी, यहां पर गारंटी वारंटी शुरू हो गई है। अब आप देखिए, माननीय राहुल जी, माननीय मोदी जी जो बात करते हैं उसमें इंटरफियर किए बगैर, मैं चाहता हूं कि जनता का भला किस चीज से होगा। हमें ये बता दिया जाता है कि हेल्थ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, 10 साल पहले बताया गया, इतना फायदा किसान को हो जाएगा, इतना फायदा स्कूल्स को हो जाएगा, एजुकेशन में हाइजीन मेंटेन की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किए जाएंगे। अजय जी, अगर मैं एक सरकारी स्कूल की बात करूं बड़े शहर में, एक अच्छी टॉयलेट आपको देखने को नहीं मिलेगी, और जो हमारी बच्चियां आती हैं हाइजीन के नाम पे उनको एक नैपकिन तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे ये लोग। हाइजीन की बात करते हैं और 10 साल पहले बोलते हैं। चलिए, तो ये जो 10 साल पहले गारंटी दी गई थी वो हमारी बच्चों को आज तक नहीं मिली है। ये स्कूल की मैं बात बता रहा हूं आपको। हेल्थ के लिए जरूरी यंत्रों की एक सूची तैयार करेंगे, चिकित्सक यंत्रों का एक अलग मूल्य निर्धारित किया जाएगा, आरोग्य डेस्क हर गांव में बनेगी, गांव में आरोग्य डेस्क जी। तो ये सब गारंटी कहां गई? ठीक है, तो ये जनता मतलब जनता इन गारंटी के आधार पर तौल, जैसे दीपाली दीक्षित ने कहा, डॉक्टर बीपी त्यागी ने, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो स्कूल्स हैं उसके अंदर कहाँ है वो सैनिटरी या हाइजीन या वो चीज़ें, सब सरकारी स्कूलों की तो बदहाल स्थिति है। जबकि ये बीजेपी ने अपने उसमें लिखा है ना डॉक्टर साहब?
लिखा है 10 साल पहले। नहीं 10 साल इतनी पहले। बुरी स्थितियां नहीं है आपको। एक वो अलग बात है, मैं निष्पक्ष होकर के इस विश्लेषण करती हूँ कि बहुत ऐसी चीजें होंगे, पर यहाँ पर काफी ये चीजें जो नैपकिन वितरण की हमारी मशीनें कई जगह इंस्टॉल करी गई हैं, इसमें मैं ये पूर्णता नहीं मानूंगी। प्रतिशत हो सकता है कि परफेक्शन का कम रहा होगा, लेकिन शुरुआत करी गई है और इसको मतलब सही तरीके से लागू किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो कोई आप इससे बात नहीं कर सकते हैं कि हर जगह यही हाल है। नहीं, जैसे गाजियाबाद नोएडा की हम बात करें, क्योंकि हम गाजियाबाद नोएडा की बात इसलिए करते हैं नहीं, क्योंकि दिल्ली से नहीं, सटा मैं हुआ है। वहीं की बात बता रही हूँ, मैं नोएडा की बात कर रही हूँ मैं, और अन्य जिलों पे जो बी ग्रेड के आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां भी देख रही हूँ मैं। तो कुछ जगहों पर मैं बहुत हालत खस्ता भी है और बहुत जगह स्कूलों की हालत अच्छी भी है, और नैपकिन्स और ये चीजों पर विशेष, टॉयलेट्स पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो काबिले तारीफ है। और बाकी ये कई बार आपका जो प्रधानाचार्य होता है उस स्कूल का, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस चीजों को वो कैसे लेकर के आए, जी योजनाओं को अजय आप जी, अमल किस जी। प्रकार करा रहे हैं। जी डॉक्टर बीपी त्यागी। अजय जी, वो देखिए, मैं 2014 का इनका जो ये मैनिफेस्टो था, जी उसके पेज नंबर 26 पे हूं। जी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम वुड बी ए मेजर फोकस एरिया। हेल्थ एंड हाइजीन विल बी मेड ए पार्ट ऑफ द स्कूल कैरिकुलम। जी रूरल हेल्थ को फोकस किया जाएगा, सीनियर सिटीजन को फ्री हेल्थ दिया जाएगा, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर को मैनेज किया जाएगा, ऑक्यूपेशन हेल्थ हजार नहीं होगा, पुअर हाइजीन सैनिटेशन के साथ स्वच्छ भारत होगा। मैं जब एक डॉक्टर अपने पार्क को साफ करता है, स्वच्छ भारत अभी तक नहीं बना 10 साल में, तो ये तो मैं 14 वाली बात कर रहा हूं, 10 साल पहले। जी ये कहां गई गारंटी सर? बिल्कुल। अशोक गोयल साहब, आप भी गाजियाबाद में रहते हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी अपना आरडीसी में क्लिनिक चलाते हैं और गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल से कई बार कह चुके, सुनती नहीं है। और ये अपने डॉक्टर साहब अपने स्टाफ के साथ, नर्सों के साथ, डॉक्टर साहब झाड़ू लगाते हैं पार्क में और कोई नहीं आता साफ करने। कह रहे कहां गया स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान? देखिए, डॉक्टर साहब एक सम्मानित वरिष्ठ व्यक्ति हैं। मैं इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जी इनकी अगर कोई बात ऐसी है जो अनसुनी हुई है, तो उसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा कि मेयर साहिबा इनकी बात पर ध्यान दें। देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से जो समस्याएं कहीं भी कोई भी आती हैं, सरकार की नीतियां जो है उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात स्वच्छता की है उसमें इनकी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और हमें इनकी किसी बात से ऐतराज नहीं है। देखिए, ये जो दीपाली इस तरह की जो बातें हैं, मतलब सरकार की नीतियां अच्छी हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो कर्मचारी हैं या फिर छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हैं, पार्षद हैं या मेयर हैं, मैं इनको ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिशियन मानता हूं, क्योंकि जब इनका पब्लिक से रूबरू होते हैं तो जब वो काम नहीं करते हैं तो पब्लिक में असंतोष तो पैदा होता है, रोष तो पैदा होता है। जैसे कल भी आप और हम डिस्कस कर रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर, किस तरह से वहाँ का युवा परेशान था। उसने कहा कि हम जब नहीं सुन रहे हैं हम खुद ही खड़े हो रहे हैं। तो वो पत्थर उठाने की बजाय अब वो जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से ये समझ लिया जाए। तो अभी जैसे अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं या झारखंड की बात कर रहे हैं, और जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो है भारत स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान, ये सारी चीज़ें अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ के बताया, 2014 का मैनिफेस्टो भी, तो ये तकलीफ तो देता है। तो शायद इसका फायदा कहीं ना कहीं सपा को, बसपा को या फिर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अब तो लोग पढ़े लिखे हैं। 70-75 साल का भारत है, लोग इतने तो पढ़े लिखे समझदार है कि हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये जो है आपके लिए नेगेटिव तो जाता है कि आपने आपकी नीतियों को नीचे इम्प्लीमेंट कितनी हद तक करवा पाए हैं। सरकार का नीति और मंशा क्लियर होती है, ये जनता को पता होता है कि हमारा जो मुखिया है उसकी नीति क्लियर है हमारी, और वो कहीं हद तक कि इसको कई प्रतिशत तक इसको सत्य भी मान रहा है और देखता भी जा रहा है धरातल पर ये चाहे आप इसको पार्षद हो, मेयर हो या आपके अधिकारीगण हो या किस लेवल पर ये फेल हो रही है, ये भी आपको तय करना, ये आपको इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान आपको पार्टियों को देना पड़ता है और विपक्षी पार्टियां इसका फायदा ले सकती हैं, परंतु वो जाति समीकरण फंस के रह जाता है, धर्म में सब कुछ फंस के रह चीजों जाता में है आप जो है उसको कि भाई देख लीजिए वहां कि से लेकिन ये मतलब ये
धरातल पर जो चीजें हैं ये आती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुद्दे हैं, सब कुछ है, परेशानियां हैं, सरकार भी है, सब कुछ कर रही है, लेकिन चुनाव फिर भी जो है जाति और धर्म पर ही लड़ा जा रहा है। बताइए। अजय शर्मा जी। अजय जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे विषय ठीक है, लेकिन उनको सरकार के काम को, चाहे प्रदेश सरकार का काम हो चाहे केंद्रीय सरकार का काम हो, सकारात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए। 10 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन देश में हुआ है। 7 सालों में उत्तर प्रदेश आज कैसे पूरा खुशहाली की ओर चल पड़ा है, उद्योगों का जाल बिछ गया है, संदेश ट्रेनें चल रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, नए एम्स बन रहे हैं, बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बन रहा है, नई मेट्रो बन रही है। हर चीज का ध्यान देना चाहिए। कैसे कोरोना में बचाने का सरकारों ने काम किया, कैसे आम गरीब आदमी को सहायता देने का काम किया, हर तरीके से गौ माता को सहायता देने का काम किया, हर चीज को देखा जाना चाहिए। और ये जनता देख रही है, जनता ने सब देखा है, जनता देख रही है। तो बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष की कितनी भी गारंटी है, विपक्ष के जो भी गलत वादे हैं, विपक्ष का जो भी षड्यंत्र है, आज के जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बोली थी बहुत ज्यादा अजीब थी जी। तो मुझे ये कहना है, हर कीमत पर मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार की एनडीए की सरकार बनेगी, बनकर रहेगी। नहीं, ठीक है, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना कॉन्फिडेंस होता है, वो दिखाना पड़ता है कि हाँ हम 400 पार जा रहे हैं। ठीक है, कितनी होंगी, 400 पार होंगी या 370 होंगी या 380 होंगी या 390 होंगी या कम होंगी, ज्यादा होंगी, वो जनता जनार्दन के हाथ में वो तय करेगी। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं उसके ऊपर पब्लिक क्या सोच रही है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही है, किस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, उसको हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, जिससे जनता समझ सके कि आखिरकार सच क्या है, सही क्या है। डॉक्टर बीपी त्यागी जी, ये पूरा जो समीकरण है, उदाहरण और देना चाहूंगा आपको जी। ये गोरखपुर का उदाहरण है जी। गोरखपुर में एम्स बनता है, माननीय मोदी जी जाते हैं, माननीय योगी जी के घर में एम्स बना हुआ है। वहां की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इसलिए हटा दिया जाता है कि कोई वीआईपी जाता है तो उस वक्त अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब थी। अब इसमें क्या जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एम्स की, उनका कोई फॉल्ट है या इसमें माननीय योगी जी का फॉल्ट है? एम्स इतने बन गए, ठीक है, अच्छी बात है, बने, लेकिन काम तो करें, मशीनें तो हो। अब इसमें जनता को तो नुकसान हुआ ना। एम्स तो बन गया, वहां इलाज नहीं होगा, वहां मशीनें काम नहीं करेंगी, तो कौन जिम्मेवारी लेगा? जी बताइए कौशक गोयल साहब। हाँ जी बताइए। कह रहे हैं कि एम्स है, बिल्डिंग है, लेकिन मशीनें सही ढंग से काम नहीं करती या मरीजों को इलाज नहीं हो रहा, तो क्या क्या फायदा है? इनका कहना, इनकी बातों को जो ये समझ रहे हैं वो उस तरीके से हो सकता होगा, मैं उनको डिनाई करने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन कुल मिलाकर मेरे संज्ञान में है किस तरीके से जो चिकित्सा के साधन है देश में बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, हर जगह जागरूकता आ रही है। अगर नीचे कोई भूल अगर कहीं हो भी रही है तो जहां जहां कहीं किसी प्रकार की बात सामने आएगी वो सरकार तक पहुंचाकर उसमें जनता की भलाई के लिए काम हो भी रहा है और होता रहेगा। हम कहीं भी किसी भी प्रकार से जनता के प्रति समर्पित हैं, आम गरीब के लिए, मातृशक्ति के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए समर्पित हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए, बुद्धिजीवी वर्गों के लिए समर्पित है। ये भारत सबका है और हम विशाल हृदय के साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं वो ठीक है, आपका विजन है ये। दीपाली, जिस तरह से पूरा सब कुछ चल रहा है, हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, परेशानियां हैं, सब कुछ है, एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं, हम जो है महंगाई की बात करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव जो है जातियों पर बट रहा है। चाहे हम बिहार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, 4 सीटों पर मान गए, है ना,
या हम परिवारवाद की बात करें, आरजेडी की बात कर लें, या हम जो है समाजवादी पार्टी की बात कर लें, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया, ओबीसी चेहरा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव ओबीसी चेहरा, इधर हम तो ये छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा जिस तरह का फेरबदल हुआ, हमने वहां भी देखा। तो ये जो जातियों को साधने के लिए, मतलब मैं जो समझ रहा हूं पहले आम चुनाव से लेकर 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर यहां तक हम आज भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। सिर्फ पहले बैलेट पर चुनाव होता था, आज हम ईवीएम पर आ गए हैं, लेकिन जातियों की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, सीए के व्यापक धर्म की बात शुरू हो गई, हिंदू मुस्लिम रामनवमी और रमजान की बात शुरू हो गई। तो आखिरकार हम जातियों से ऊपर उठकर वोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम उन मुद्दों पे वोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम चिराग पासवान या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या मायावती या ओवैसी, उनकी भी एंट्री हो गई, उनके पीछे खड़े हैं, और जब ये नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं गठबंधन करने के, उनके पीछे चल देते हैं। मैंने देखा भी जयंत कुमार के समर्थकों का उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले वो जो है समाजवादी पार्टी की कैप लगा के घूम रहे थे, उनको तारीफ कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वालों को क्या कहा था, वो तो मुलायम सिंह हमारे जो है चौधरी साहब का हुक्का भरा करते थे, तुरंत बदल गए एकदम से। तो ये आखिरकार ये क्या स्थिति है? मतलब ये क्या माइंडसेट है लोगों का कि उनके लिए ये सब चीजें बैकफुट पर है और जाति और धर्म फ्रंट पर है, और इसीलिए आज भी जाति धर्म पे चुनाव हो रहा है। देखिए, जनता बहुत समझदार है। आप किसी भी तरीके के खेल खेलें, राजनीतिक पार्टियां कोई भी गेम खेलें, कि कभी आप जाति को उठाएं, कभी आप धर्म को उठाएं, पर जनता बहुत समझदार है। जनता देख रही है कि विकास हो रहा है, केवल विकास भी नहीं हो रहा है, उसके धर्म की भी बात करी जा रही है, उसकी जाति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो जनता बहुत समझदार है, वो खाली ये बात नहीं देख रही है, विकास में अपने देश की सहभागिता देख रही है, अपने देश का विकास होते देख रही है, अपनी जगह का विकास होते देख रही है, अपनी जाति का विकास होते देख रही है, आर्थिक स्तर पर देख रही है कि हमारा विकास हो रहा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि विकास देख ही नहीं रही है। जनता बहुत समझदार है, और ये तो राजनीतिक लोग हैं, वो कभी इस तरफ आएंगे, कभी उस तरफ आएंगे, और उससे आपके 4 पार्टी के 4 लोग इधर आ गए, 4 उधर आ गए, पर वोट में जो आती है वो जनता जिसे वोट करना है वो पूर्णतः समझदार है। वो देख रही है कि मेरा भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, उसको पूरी गारंटी किधर नजर में आती है, जो देख लेती है वो वहीं पर देती है। तो आप ये समझिए, शब्द का इस्तेमाल किया, एकदम पूरी गारंटी, एकदम सही कहा। पूरी गारंटी। देखिए, गारंटी वाली बात फिर आ गई कि यानी कि पार्टी का मैनिफेस्टो या पार्टी जो लाइन पे जो बातें कही जाती है उसकी बजाय कि हमारा नेता किधर से किधर जा रहा है उसके पीछे हम चल रहे हैं। देखिए, पहले कम से कम हम और भी जगहों पर वारंटी की बात करते थे, अभी गारंटी दे रहे हैं, हम चीजें बदल दे रहे हैं। अगर, और ये आप देख रहे होंगे कि आगे अभी राजनीति में चीजें बदली जा रही हैं कि अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो हम चेंज कर देते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि गारंटी की बात हो रही है और गारंटी जमीन पर लागू हो रही है। चलिए, इस बार का चुनाव जो है डॉक्टर बीपी त्यागी गारंटी पे ही लड़ा जाएगा। अब किसकी गारंटी कैसी है बताइए? लग रहा है कांग्रेस आपके इंडिया गठबंधन की गारंटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, आप तो गठबंधन का चेहरा है, बताइए। जी, मैं तो अजय जी ये बात कहूंगा कि जो अभी माननीय प्रवक्ता ने बोली है बात कि जनता समझदार हो जाए, है जनता अगर समझदार हो जाए है, नहीं पार्टी कोई भी हो, नहीं वो कह रही है जनता ये समझदार हो जाए, नहीं जनता समझदार है, और आप या कोई पार्टी या उसको ना समझ होने का भ्रम पाले। बताना चाह रहा हूँ जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जनता अगर एजुकेटेड होती, समझदार होती, तो सिर्फ फूल के निशान पे 400 की गारंटी नहीं दे पाती भाजपा। ये इसी बात का फायदा उठा रहा जा रहा है, राम मंदिर बना के बिल्डिंग खड़ी करके उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। मैं तो ये गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जनता समझे इन बातों को, जो काम कर रहा है वो किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट करे जी। बात जो अगर ये गवर्नमेंट बनाने वाली आती है जी, सेंटर में अच्छी गवर्नमेंट बने, ये हिंट को आप समझ सकते हैं, लेकिन जमीनी लेवल पर काम होना चाहिए। जमीनी लेवल पे काम होना चाहिए। अब देखिए, जिस तरह की जमीनी लेवल की काम है, ठीक है, सरकारें करती हैं, अब लोग कितना उस पर लेके चलते हैं।
अब जिस तरीके की अभी स्थिति है दीपाली, ऐसे आज हमने चिराग पासवान को भी देखा, मैंने शुरू में जिक्र भी किया था, मान गया आखिरकार, बच गई उनकी, अब वो एनडीए में ही रहेंगे। उधर हमने कल भी बात की थी कि अब दुष्यंत चौटाला का क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे, और बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक करके दुष्यंत चौटाला को ही अलग कर दिया। अभय चौटाला से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, आईएनएलडी का वर्चस्व खत्म हो गया, एक सीट पर सिमट के रह गई। अब कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला आज की मीटिंग में, हम तो पूरी 50 सीटें जीत कर आएंगे विधानसभा में, क्योंकि 2024 के लास्ट में जो है विधानसभा चुनाव है हरियाणा का। तो अब दुष्यंत चौटाला का क्या होगा? मतलब पूरा सियासी आप घटनाक्रम देखें, बीजेपी क्या किस तरीके से काम कर रही है कि जो कभी गठबंधन में थे वो अब बाहर हो गए, सत्ता में फिर भी बीजेपी है, और नया मुख्यमंत्री बना दिया, मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी बना दिए। बोला लो मुख्यमंत्री भी नया, सरकार नई, सरकार का एक्सटेंशन हो गया, सरकार तो पुरानी, एक्सटेंशन हो गया, सर विस्तार हो गया। 4 साल 137 दिन सरकार चली मनोहर लाल खट्टर की। अब उन्होंने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया, कह रहे मैं अब कुछ करूंगा ही नहीं, पता नहीं क्या। अब एक दिन पहले इतनी तारीफ कि हम दरी साथ में बिछाते थे, मोटरसाइकिल के साथ में घूमते थे, सब कुछ था। तो ये जो राजनीति इतनी अनिश्चितताओं का खेल है कि कहां कुछ क्या हो रहा कुछ नहीं पता। जो व्यक्ति 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री था 12 घंटे बाद मुख्यमंत्री नहीं है, तो मोदी जी के दिमाग को पढ़ना नामुमकिन है। तो ऐसे में 400 पार का यदि नारा दे रहे हैं तो 400 पार के लिए वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, और कितनी हिम्मत है कि नए नए प्रयोग करना। मैं तक बहुत हिम्मत मानता हूं उसको, वो भी चुनाव से पहले। सही है। देखिए जो उनको पता है कि जनता उनके साथ है, वो हिम्मत कर रहे हैं और ऐसी सर्जरी कर रहे हैं कि शायद इससे जनता का भला होगा। कोई ऐसी चीज है उसको निकाल करके ब्रेन से आपने उसका ट्यूमर निकाल के फेंक दिया है तो अच्छी सर्जरी है। अगर मुझे तो लगता है ये सर्जरी अच्छी है, और ये डॉक्टर के कौशल का मैं कहूंगी कि वो इतना कौशल है उसके पास कि इतने माइन्यूट क्षणों में नसों को बचाते हुए उसने वो सुंदर ऑपरेशन कर दिया। बताइए डॉक्टर साहब, वो तो देश का डॉक्टर बता दिया। मैं तो ये कहूंगा माननीय से जी कि वो शायद गाजियाबाद में भी कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, अच्छी सर्जरी हो जाए। नहीं, बिल्कुल ये चर्चाओं का ये लाभ जरूर होता है, और मीडिया का ये हम लोगों के ऊपर रहता है कि हमारी बात जनता तक पहुंचे, आप हम सब के माध्यम से जनता का भला हो, अंत यही है। नहीं बिल्कुल सही बात है। तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जैसे हमने चिराग पासवान का जिक्र किया, हमने नायब सिंह सैनी का भी जिक्र किया, ममता बनर्जी का भी जिक्र किया, तो ये पूरी स्थिति जो है इस वक्त पूरे मतलब एक जो चुनाव है वो राम मंदिर, सीएए और महिलाएं, और ये जो लीगल गारंटी फॉर एमएसपी एंड पेपर लीग गारंटी युवाओं के लिए जॉब, और जैसा भी राहुल गांधी ने कहा है कि जो पहली बार जॉब में जाएंगे उस स्टाइपेंड के रूप में 1 लाख रुपया सालाना उनको भी दे रहे हैं। बताइए कि भाई चाहे वो सरकारी जॉब में जाए, प्राइवेट जॉब में जाए, मतलब ये पूरा जो फोकस है वो किसके ऊपर है? महिलाएं, युवा और किसान। तो इसमें चुनाव लड़ा जा रहा है। अब ये किस तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ, कांग्रेस की तरफ? और बहन जी कह रही हैं हम अकेले हैं। बताइए, सुनने में आ रहा है कि पीएम दलित चेहरा बन सकती हैं वो इंडिया गठबंधन का, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है। डॉक्टर बीपी त्यागी, अगर मायावती को पीएम फेस बना दिया दलितों का, और आज तक कोई दलित पीएम नहीं बना इस देश के अंदर, पूरा चुनाव ही बदल जाएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। बताइए अशोक गोयल साहब, यदि मायावती पीएम दलित पीएम फेस बन गई इंडिया गठबंधन का, पहला ऐसा होता है तो पहला व्यक्ति होगा जो पीएम के लिए दावेदार होगा दलितों के रूप में इंडिया गठबंधन से। हाँ जी, ये चर्चा है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। राजनीति में जी किसी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता जी। एक बात, लेकिन पहले भी मायावती और अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, कोई परिणाम सकारात्मक सामने बहुत ज्यादा आए नहीं। और हमारे एनडीए के लिए बड़ी बात यह है कि चौधरी अजीत सिंह का बेटा जयंत एनडीए से जुड़ा है। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास बढ़ा है। इन सारे कारणों से कोई अगर किसी तरह का निर्णय सामने आता है तो देखा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो आने वाला चुनाव है
इस चुनाव में, जैसा कि अभी आदरणीय बहन जी कह रही थी कि देश ये देख रहा है कि किसने देश को 10 सालों में संवारा है। कोई एक क्षेत्र में नहीं है। महिलाओं को जो सम्मान मिला है केवल एक क्षेत्र में नहीं मिला है। महिलाओं को आरक्षण भी हुआ है, महिलाओं को कदम आगे लाया भी गया है, हर तरीके से चिंता हुई है। आज देश की महिलाओं के नाम मकान हो रहे हैं। आज देश की बेटियों को जो है सरकार में सर्विस अच्छी जगह दी जा रही है, सेना में पुलिस में भी उनको लिया जा रहा है। ये सब चीजें काम आएंगी। मोदी जी ने देश का हित सोचते हुए, मोदी एक गरीब घर का बेटा है। अगर कहा जाए तो साहू समाज जिसे पिछड़े वर्ग में माना जाता है उसका बेटा है। कल वो कई टीवी में बता रहे थे कि वो घर से एक बार थैला लेकर चल दिए तो कलकत्ते की सड़कों पर सोते थे। एक ऐसा बेटा है जिसने सब कुछ देखा है। और 100% मेरा ये मानना है कि देश के युवाओं की चिंता, देश के सभी वर्गों की चिंता मोदी जी कर रहे हैं। और उस चिंता के बल पर उन्हें निरंतर, अभी आप कह रहे हैं कि हरियाणा में क्यों बदल दिया, अरे भाई वहां सामयिक आवश्यकता समझी गई। और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी पुराने मुख्यमंत्री के बिल्कुल नजदीक है। सैनी जी पिछड़े वर्ग से आते हैं, ऐसा तो सभी जानते हैं, लेकिन अच्छा करेंगे तो मोदी जी निर्णय लेने में देरी नहीं करते हैं। और जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री थे अब तक, उन्होंने भी अपने ढंग से पूरा प्रयास किया। वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मोदी जी जब हरियाणा में जाया करते थे संघ के कार्यकर्ता की तरह, जब से उनके मित्र हैं। मैं भी जब व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा में 2012 में कार्यकर्ता था, तब वो किसी दूसरे विभाग में राष्ट्रीय क्षेत्र संयोजक थे, मैं भी राष्ट्रीय क्षेत्र संयोजक था। मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ कि देश में जहां जब जो जो आवश्यकता होगी, अभी आपने कल ही बताया था कि बीजी से मार करने के लिए किस तरीके से तैयारी की गई है, कैसे रक्षा संसाधनों को हम सारी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम देश को आगे ले जाकर देश का उद्योग भी बढ़ा है, देश का उत्पादन भी बढ़ा है, देश का डिजिटल लेन देन भी बढ़ा है, देश का राजस्व भी बढ़ा है, देश का निर्यात भी बढ़ा है। ये सारी चीजें किसी से छिपी नहीं है जी। तो आखिर फिर वही बात है कि विपक्ष कितना भी दुष्प्रचार करे, ये सब जनता है, सब जानती है। निर्णय वही होगा। 60% वोट पाकर हम 400 से ज्यादा सीटों को प्राप्त करेंगे। 60% का टारगेट जी आ गया जी। अजय जी जी, 60% वोट, 60% बोला जी। सीट 60% सीट नहीं, 60% वोट जी जी। वोट मैं बता रहा हूं ना, 60% वोट जी। 55% से 60% तक वोट। 60% जनता को ये फ्री में भोजन खिलाते हैं। 60% वोट तो आनी है। 80 करोड़ जनता को भोजन खिला रहे हैं ना फ्री में, 60% हो गया। क्या बात है। 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन जा रहा है, उसके आधार पर आपने 60% का वो आकलन कर लिया डॉक्टर साहब। अरे सबको जा रहा है, मुस्लिम भाइयों बहनों को भी जा रहा है। वही वो कह रहे हैं कि 60% तो पहले दे ही रहे हो ना। 60% 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हो, तो आपको वोटर है ही फिक्स पहले से। जो पोलिंग वोट है, उस पोलिंग वोट का 60% तक वोट मिलेगा। मैं तो 60% की बात कर रहा हूं कि मिल गया आपको क्योंकि इतनों को भोजन दे रहे हो आप। देखिए अभी प्रतिशत की बात हो रही है, तो 60% का रखा गया है। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिसको मुझे लग रहा है कि 38% से ज्यादा भाजपा को वोट नहीं मिला था, तो उसने टारगेट बड़ा ही रखा होगा। जैसे 400 पार का रखा है, टारगेट तो बड़ा रखा ही है। वो मुझे लगता है बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा जो है फाइटिंग मोड पे रहती है। दूसरी पार्टियां जब तक तैयारी करती है तब तक वहां पर विजय हासिल कर ली जाती है। तो आपको अपनी जो है स्ट्रेटेजी पे नजर डालनी पड़ेगी कि अरे 62% तो रह ही गया था, आप उधर क्यों नहीं निशाना लगाते हैं। कुछ वो लोग जो खाना नहीं खा रहे हैं फ्री में, उधर दिमाग लगाइए आप उधर भी लगाइए, क्योंकि 38% ही खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मुझे लगता है कि बीजेपी को फेवर करने वाले 38 थे, आज
40 हो गए होंगे, वो अपना आंकड़ा तय कर रहे हैं और विपक्षी लोग अपना आंकड़ा तय करें कि हम अब भैया वो 60% वाले जो लोग 50% नहीं खाना खा रहे हैं उधर कैसे लेके आप लेके आएंगे। जी देखिए, जो सी वोटर का सर्वे आया है डॉक्टर साहब, वो कह रहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, और तमिलनाडु, केरल में क्लीन स्वीप कर सकती है कांग्रेस। और केरल में तो स्थिति यह है 20 सीटें हैं, 20 में से 19 पिछली बार जो है कांग्रेस ने जीती थी, और यूडीएफ के साथ मिलकर जो है जिस तरह की स्थिति रही थी, और 1 सीट एलडीएफ को मिली थी। तो इस बार भी जो है कोशिश है कि ऐसा रहेगा। 20% की हिस्सेदारी है वोट की कांग्रेस, बीजेपी की, और कांग्रेस की 45% की, लेफ्ट की 31% की, और अदर की 4% की। और 16 सीटों की घोषणा इस बार हो चुकी है। 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने केरल में, और 20 सीटों पर लेफ्ट, जबकि ये दोनों जो है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं केरल के अंदर। ये एक बड़ी अलग तरह की स्ट्रेटजी है। हम जो देख रहे हैं, कहीं पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन वो, और दूसरे कहीं पर जो है नहीं है। तो ये सब ये अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए लग रहा है कि बहन जी जो है वो भी इंडिया गठबंधन का ही चेहरा है। और देखिए, जैसे अशोक गुल साहब एकदम शॉक्ड हो गए थे सुन के, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर दलित फेस के रूप में खड़ी हो गई बहन जी, तो पूरा चुनाव ही बदल जाएगा। तो केरल के अंदर में घी शक्कर नहीं, केरल के अंदर मैं जो सोच रहा हूं कि बीजेपी को कोई खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। दीपाली, लग रहा है खाता खुलेगा बीजेपी का केरल में? मैं कुछ इस संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बीजेपी मुझे हमेशा फाइटिंग मोड पे रहती है, तो वहां भी होती है जहां एक वोट का भी फायदा होता है। तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, चलिए, वहां खाता नहीं खुलेगा। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर अभी से सी वोटर का सर्वे आ रहा है, कह रहा है कि वो सीटें जीत गई पार्टी। जैसे वाराणसी से पीएम मोदी जीत गए, लखनऊ से राजनाथ सिंह जीत गए, अमेठी से स्मृति ईरानी जीत गई, मैनपुरी से डिंपल यादव जीत गई, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जीत गई, गोरखपुर से रवि किशन जीत गए, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टैनी जीत गए, पीलीभीत से वरुण गांधी जीत गए, वायनाड से राहुल गांधी जीत गए। ये वो सीटें हैं जो जीत गए। तो अब जब इन्हें जीती गए तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है? वहां बैठा दो उनको ले जाकर। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो अभी देखिए, अब ये जो पूरा है, एक लास्ट कमेंट मैं आप लोगों से ले लेता हूं। अशोक गोयल साहब, एक आपका लास्ट कमेंट इस चुनाव को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं? सवाल वही है, गारंटी वर्सेस गारंटी। देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूं, देश को बदअमनी की ओर ले जाने की गारंटी या देश को विकसित भारत बनाने की गारंटी? जनता, आम जनता देश को विकसित बनाना चाहती है, युवाओं को रोजगार चाहती है, देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। देश के अंदर मैं बीच में जिक्र नहीं कर पाया, जन जन की आस्था के प्रतीक भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है, और इन सारी पूर्ति में जो देश को बदअमनी की ओर ले जाने की गारंटी है वो फेल होगी। ठीक है डॉक्टर दीपाली, जिस तरीके से बात हो रही है सीएए को लेकर, लेकिन यदि हम दोनों पार्टियों की लिस्ट पर का आकलन करें तो 195 में सिर्फ एक व्यक्ति मुस्लिम है कैंडिडेट बीजेपी से, और कांग्रेस से सिर्फ 2 लोग का उम्मीदवार है 81 लोगों की लिस्ट में, वो भी असम से हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप कि भाई सीए की बात कर रहे हैं, लेकिन और जो अगर सीटों का आंकड़ा देखें तो ओबीसी चेहरे ज्यादा हैं दोनों तरफ, तो ओबीसी वर्सेस ओबीसी है। नहीं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि अगर आप इनको कहिए कि तो हमेशा से फेमस हो रहा था कि आप अल्पसंख्यकों के साथ में हैं, जब आप राजी नहीं हो रहे तो आपके लिए ज्यादा बड़ा प्रश्न है कि असलियत में आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। तो चुनाव मतलब बीजेपी ने जो कभी बनियों की और सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, ब्राह्मणों की, अब उसका ओबीसी करण हो गया अब पूरी तरीके से। देखिए सबकी हो गई है, ओबीसी करण नहीं हुआ है। भाजपा सभी की थी, सभी की हो गई है, अब सभी की हो गई। चलिए ठीक है, सभी की है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति दलित समाज से बने हैं जी। कैसे आप कह रहे हैं? चलिए, हमारे यहाँ महिला को राष्ट्रपति बनाया हुआ है। ठीक, आदिवासी समाज की उड़ीसा की कटक के पास की महिला आज राष्ट्रपति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें गर्व है। ठीक, डॉक्टर बीपी त्यागी, पूरा ओवर इन ऑल जो पिक्चर आपके सामने है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को?
वो देखिए, मैं जो पूरे चुनाव को इस एंगल से देखता हूं कि कौन कैंडिडेट अपने शहर की या अपने एरिया की जनता को, जिसको जरूरत है एजुकेशन की, हेल्थ की, वेलफेयर की, उसको कर पाएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि चेहरे को पहचाने, कौन काम कर सकता है आपके साथ मिलके। आपने बहुत बड़ी बात कही है, चेहरे को पहचानो। गाना याद आ रहा है पुराना मुझे, लेकिन कहूंगा नहीं मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ये पूरा जो एक रांची रण क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर हमने डिस्कस किया कि एक तो ओबीसी को लेकर हमने डिस्कस किया कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी है। दोनों पार्टियों की लिस्ट को यदि हम खंगालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो दिखाई देता है दोनों तरफ ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है और जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं दोनों तरफ कम है। सीए को लेकर सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ज़्यादा मुखर दिखाई दे रही हैं और दिल्ली में थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल ने मुखरता दिखाई है। तो ये एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। और जो एक गारंटी वर्सेस गारंटी आ गया है और इसके सबके बीच में जो सेंटर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक तो युवा और एक महिला है, ये इसके अंदर है। और तीसरे जो है वो फार्मर्स हैं। फार्मर्स के ऊपर बीजेपी ज़्यादा नहीं बोल रही है, कांग्रेस कह रही है कि लीगल गारंटी हम देंगे। तो चुनाव जो है युवाओं के ऊपर और महिलाओं के ऊपर और हो रहा है गारंटी के ऊपर कि किसकी गारंटी ज़्यादा बेहतर है, किसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये तो आप लोग तय करेंगे आपको किसकी गारंटी सही लग रही है, किसकी अच्छी लग रही है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता की अदालत में ही ये चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप राजकीय रणक्षेत्र।